हाँ जी, कैसे हैं सब। स्वागत है आप सभी का मेहनत कर हम सबके अपने चैनल में। आज थर्मोडायनेमिक्स का लेक्चर नंबर 5 हम आपके सामने लेके आए हैं, जिसमें हमने को समझना है अच्छे से सेकंड लॉ। देखिए, फर्स्ट लॉ हमने पढ़ लिया। सबसे पहले हमने थर्मोडायनेमिक्स के लेक्चर नंबर 1 में हमने उसका इंट्रोडक्शन पढ़ा, लेक्चर नंबर 2 में हमने हीट को पढ़ा, लेक्चर नंबर 3 में हमने वर्क इंटरनल एनर्जी को अच्छे से पढ़ा और लेक्चर नंबर 4 में हमने इंथैल्पी को पढ़ा। आज हमारा शुरू होगा सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स, जिसमें हम समझेंगे स्पॉन्टेनिटी क्या होता है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होते हैं। यहीं पे हल्का सा जिक्र आएगा नेक्स्ट वेरिएबल का, जो है हमारा एंट्रोपी। और फिर एंट्रोपी के बाद हमारा लास्ट रह जाएगा गिब्स फ्री एनर्जी। तो लास्ट लेक्चर में हम गिब्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी को कंबाइनली पढ़ लेंगे और तो हमारा थर्मोडायनेमिक्स हो जाएगा खत्म। ठीक है, तो आज हम सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स पढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले हमें समझना पड़ेगा कि क्या ऐसी कमियां फर्स्ट लॉ में रही जो सेकंड लॉ हमें लाना पड़ा। भाई, अगर सेकंड लॉ आया तो कुछ ना कुछ फर्स्ट लॉ में कमियां होंगी, जिन कमियों को पूरा करने के लिए सेकंड लॉ लाने की जरूरत पड़ी। तो सबसे पहले हमें फर्स्ट लॉ में क्या क्या ऐसी लिमिटेशंस थी, हमें वो पता होनी चाहिए, तभी हमें सेकंड लॉ के एग्जिस्टेंस का पता चलेगा। ठीक है, तो देखो, थर्मोडायनामिक्स का फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। वही घिसी पिटी बात। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स क्या बोलता है? कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी मतलब एनर्जी हमेशा कंजर्व रहेगी, बस ये एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदल जाएगी ना। कभी इसको आप डिस्ट्रॉय कर सकते ना क्रिएट कर सकते। वही घिसी पिटी लाइनें हैं। ठीक है, मान लिया। और फर्स्ट लॉ सिर्फ इतनी बात बताता है, उससे फालतू कोई बात नहीं बताता कि सिर्फ एनर्जी कंजर्व रहेगी, एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में बदलती रहेगी। ठीक है, लेकिन एक बात बताइए, जस्ट इमेजिन कि एक वाटरफॉल हो रहा है, पानी ऊपर से नीचे की तरफ गिर रहा है। ठीक है, जब भी किसी चीज में हाइट होती है तो उस पर एनर्जी होती है पोटेंशियल एनर्जी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं mgs से। तो पानी जब हाइट पे है तो उसके पास है पोटेंशियल एनर्जी, और पानी जब नीचे गिर रहा है तो उसके पास आ रही है काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, जैसे जैसे पानी ऊपर से नीचे गिर रहा है पोटेंशियल एनर्जी उसकी घट रही है, और जैसे जैसे पानी नीचे आ रहा है काइनेटिक एनर्जी उसकी बढ़ रही है। ठीक है, एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ट्रांसफर हो रही है। ठीक है, यही कहता है लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी कि भैया अगर एक एनर्जी बढ़ेगी तो दूसरी घटेगी, मतलब पोटेंशियल एनर्जी घट रही है जैसे जैसे पानी नीचे आ रहा है, और काइनेटिक एनर्जी बढ़ रही है। ठीक है, मान लिया। इसने सिर्फ इतना बताया कि एनर्जी कंजर्व रहेगी। इसने ये तो बताया ही नहीं कि एनर्जी जब कंजर्व रहेगी तो क्या सारी एनर्जी कंजर्व रहेगी। भाई, पानी अगर ऊपर से नीचे गिर रहा है, ठीक है, पोटेंशियल एनर्जी काइनेटिक एनर्जी में बदल रही है, लेकिन इसने बताया नहीं कि डायरेक्शन क्या होगा। इसके अकॉर्डिंग काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदल सकती है। मतलब इस लॉ के अकॉर्डिंग भाई पानी नीचे से ऊपर भी जा सकता है, लेकिन ऐसा पॉसिबल नहीं है विदाउट एक्सटर्नल फोर्स के, है ना। सबसे बड़ा इसका जो ड्रॉबैक था, ये नहीं बता पाया था कि एनर्जी का फ्लो किस डायरेक्शन में होगा। डायरेक्शन बताना बहुत जरूरी था कि भाई हाई लेवल से एनर्जी हमेशा लो लेवल की तरफ जाएगी। इसने हाई और लो का जिक्र ही नहीं किया, इसने बोला सिर्फ एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में चली जाएगी। तो इसके अकॉर्डिंग तो लो एनर्जी से चीजें हाई एनर्जी की तरफ भी चली जाएंगी। हो सकता है ना ऐसा कि भाई काइनेटिक एनर्जी पोटेंशियल एनर्जी में बदलती जाए, लेकिन क्या नेचुरली ये प्रोसेस, आप खुद बताइए, पॉसिबल है? नहीं है। तो कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि उसने फ्लो ऑफ एनर्जी नहीं बताया कि एनर्जी किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जाएगी। ठीक है, सबसे पहला इसकी लिमिटेशंस यही थी कि ये कभी भी ये नहीं बता पाया कि एनर्जी किस डायरेक्शन में जाएगी। जैसे मान के चलो, ये बोलता है कि एनर्जी कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में जाएगी। ऐसा पॉसिबल नहीं है। लेकिन कोल्ड बॉडी से हॉट बॉडी में इस अगर एनर्जी जा रही है तो फर्स्ट लॉ को उससे कोई प्रॉब्लम नहीं है, क्योंकि उसने तो बोला सिर्फ एनर्जी का चेंज होगा, तो एनर्जी का चेंज कोल्ड से हॉट में भी हो सकता है। लेकिन अगर आप जेन्युइनली देखेंगे तो एनर्जी तो हमेशा हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी की तरफ जाएगी ना, उसका एक डायरेक्शन होगा कि हाइयर एनर्जी से लोअर एनर्जी की तरफ जाएगी। इस डायरेक्शन को बताया था सेकंड लॉ ने,
और जीरोथ लॉ भी हमें इसमें थोड़ा सा पढ़ना है, उसने बताया था। ठीक है, तो सबसे बड़ी इसकी लिमिटेशंस क्या थी कि एनर्जी के फ्लो को नहीं बता पाया था कि फ्लो का डायरेक्शन क्या होगा, पहला। दूसरा, सबसे पहले लिमिटेशंस आप हेडिंग लगा के लिखो कि लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। ठीक है, लिमिटेशन ऑफ फर्स्ट लॉ। सबसे पहला क्या, इट डू नॉट, या तो मेरी अंग्रेजी तुम जानते ही हो माशाअल्लाह है, हिंदी में लिखते हैं, ये एनर्जी के डायरेक्शन ऑफ फ्लो को नहीं बता पाया। देखो जी, मैं तो शुरू से कहता हूं कंसेप्ट क्लियर होना चाहिए, उसके बाद उर्दू, फारसी, मलयालम, तेलुगु किसी में भी अपने आप लिख सकते हो। तो फर्स्ट लॉ की सबसे बड़ी प्रॉब्लम थी कि एनर्जी किस डायरेक्शन से किस डायरेक्शन में जाएगी, ये नहीं बता पाया। दूसरा, ये फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस नहीं बता पाया। फिजिबिलिटी, कौन सा प्रोसेस होगा कौन सा नहीं होगा, फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस। फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस को हम बोल सकते हैं स्पॉन्टेनिटी। फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस, कौन सा प्रोसेस होगा कौन सा नहीं होगा। नेचर में सारे प्रोसेस थोड़ी नहीं हो जाएंगे, सारे प्रोसेस नहीं हो सकते, लेकिन कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी ये नहीं बता पाया कि कौन सा प्रोसेस होगा कौन सा नहीं होगा। फिजिबल, कौन सा प्रोसेस फिजिबल है, पॉसिबल है और कौन सा नहीं। ऊपर से पानी झरने से नीचे गिरेगा, फिजिबल है, लेकिन नीचे से ऊपर अपने आप नहीं जा पाएगा। ठीक है, आपने पानी में अल्कोहल डाली, अल्कोहल घुल जाएगी, फिजिबल है, लेकिन वो अपने आप अल्कोहल पानी फिर अलग अलग नहीं होगा, वो फिजिबल नहीं है। लेकिन इसके अकॉर्डिंग तो आप देखिए, अल्कोहल को जब पानी में मिलाया तो उसके पास कुछ एनर्जी होगी, उस एनर्जी को यूज करके वो पानी में घुल गई। अब इसके अकॉर्डिंग कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी क्या होना चाहिए कि अल्कोहल दोबारा उस एनर्जी का यूज करके पानी से अपने आप को अलग कर ले, लेकिन क्या ऐसा हो सकता है? अपने आप नहीं हो सकता, सिंपल प्रोसेस में नहीं हो सकता। आप कुछ डिस्टिलेशन, फ्रैक्शनेशन कुछ भी कराएं तब हो जाएगा। तो ये नहीं बता पाया कि फिजिबिलिटी ऑफ प्रोसेस क्या है, कौन सा प्रोसेस होगा कौन सा नहीं होगा। सिंपल ले लो, आप गर्म पानी में चीनी डालो तो चीनी के जो क्यूब्स होंगे वो थोड़ी देर बाद घुल जाएंगे, स्पॉन्टेनियस है, अपने आप घुल गए, फिजिबल है। लेकिन क्या थोड़ी देर बाद जितनी एनर्जी आइस के, ये जो चीनी के क्यूब्स थे, उन्होंने अपनी एनर्जी को लूज करा और सारी एनर्जी लगा दी पानी में घुलने में, उतनी एनर्जी दोबारा क्या वो गेन करके चीनी के क्यूब बन जाएंगे? नहीं बन पाएंगे। वो प्रोसेस, एक प्रोसेस फिजिबल है दूसरा नहीं है, लेकिन ये फिजिबिलिटी के ऊपर कुछ बात ही नहीं कर रहा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स। ठीक है, तीसरा, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं है। प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नॉन स्पॉन्टेनियस है, स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस है या नहीं, इसके बारे में भी कोई बात नहीं कर रहा था फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस होगा, इसको आप लगभग दूसरे वाले से जोड़ के देख सकते हैं। ये सारी कुछ ऐसी लिमिटेशंस थी, जो ड्रॉबैक्स थे, जो कमजोरियां थी फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स की। इसको ही ठीक करने के लिए सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स आया, जिसमें हम एंट्रोपी और साथ में गिब्स फ्री एनर्जी की मदद से ये पहचानने की कोशिश करेंगे कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कौन सा प्रोसेस होगा अपने आप और कौन सा नहीं होगा। जैसे आपने फ्रिज में से बर्फ निकाली, किचन में रख दी, बर्फ पिघल के पानी बदल जाएगी, स्पॉन्टेनियस है। लेकिन गिवन कंडीशन पे ऐसा नहीं है कि आपने फ्रिज में से बर्फ निकाली और उसे -10 डिग्री टेम्परेचर वाले एरिया पे रहेंगे, वहां नहीं पिघलेगी। आपने फ्रिज में से आइस क्यूब निकाली और उसे ग्लेशियर्स में ले जाके रख दिया, नहीं पिघलेगी। लेकिन निकाल के अगर किचन में रख दिया तो पिघल जाएगी। तो एक स्पॉन्टेनियस है, एक नहीं है। अगर आप ग्लेशियर्स पे पिघलानी है तो आपको एक्सटर्नल फोर्स देना पड़ेगा, आप एक्सटर्नल वहां पे हीट दीजिए, पिघल जाएगी। समझे? तो कौन सा फिजिबिलिटी प्रोसेस जो हमें बताएगा वो सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स बताएगा। लेकिन उससे पहले हम स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के बारे में बात कर लेते हैं, क्योंकि ये बहुत आपको उलझाता है, लेकिन इसमें है कुछ भी नहीं।
तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ठीक है। दे आर द प्रोसेस विच हैव टेंडेंसी टू अकर बाय नंबर 1 itself और बाय प्रॉपर इनिशिएशन। अभी सब समझा दूंगा, टेंशन मत लो। प्रॉपर इनिशिएशन और बाय कंडीशंस, एक्सटर्नल कंडीशंस। गिवन कंडीशन लिख लेते हैं, गिवन कंडीशन। क्या होते हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो होते हैं जिनमें टेंडेंसी होती है कि या तो वो अपने आप हो जाए, या उनको हल्की सी एक किक दे दो तब हो जाए, या कुछ कंडीशंस निर्धारित कर दो तब हो जाए। जैसे आप हो, आप में से कुछ लोग ऐसे होंगे जो अपने आप पढ़ते हैं क्योंकि उन्हें कुछ बड़ा करना है, पढ़ते होंगे कुछ अपने आप कि ठीक है हमें किसी के कहने की जरूरत नहीं है, हम अपने आप पढ़ लेंगे। कुछ को प्रॉपर इनिशिएशन चाहिए, हल्की सी डांट चाहिए, हल्का सा तू कुछ नहीं कर पाएगा जीवन में, ये हल्का सा उसको इनिशिएट कर दिया, शुरुआत दे दी, फिर वो पढ़ना शुरू हो जाएगा अपने आप। पढ़ता रहेगा कि आज उसने मुझसे बोला तूने कुछ नहीं करा तो मैं उसे करके दिखाऊंगा। इन गिवन कंडीशन, कुछ की कंडीशन ऐसी होती है कि टीचर उसके सामने खड़ा रहेगा, उसमें डेली रहपट बजाएगा, चांटे बजाएगा, तभी वो काम करेगा वरना नहीं करेगा। तो स्पॉन्टेनियस हो सकता है लेकिन कुछ गिवन कंडीशंस में। अब देखो एक एक को समझो। कुछ प्रोसेस ऐसे हैं जो अपने आप हो जाते हैं, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस, मेल्टिंग ऑफ आइस। लेकिन मेल्टिंग ऑफ आइस के लिए कुछ क्या होनी चाहिए? गिवन कंडीशन। आप -2 डिग्री, -50 डिग्री सेल्सियस पे बर्फ अपने आप नहीं पिघलेगी, लेकिन हाँ नॉर्मल टेम्परेचर पे बर्फ अपने आप पिघल जाएगी। आप फ्रीज में से बर्फ निकाल के अपने रूम में टेबल पे रखना, थोड़ी देर बाद लिक्विड में बदल जाएगी। एक प्रोसेस हुआ, और वो प्रोसेस कैसा है? स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप हो जाए उस प्रोसेस को हमने क्या बोला? स्पॉन्टेनियस। इवेपोरेशन, इवेपोरेशन। आप कपड़े छत पे डालने जाते हैं, थोड़ी देर बाद आपके कपड़े सूख जाते हैं, आपने सुखाए नहीं, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, अपने आप सूख गए। समुद्र का पानी है, अपने आप इवेपोरेट होके ऊपर उड़ जाता है भाप बन के, स्पॉन्टेनियस है। तो ऐसे प्रोसेस जो अपने आप हो जाए। डिसॉल्यूशन ऑफ सुगर एंड वाटर, सुगर एंड वाटर। आपने नॉर्मल पानी में चीनी डाली, थोड़ी देर बाद वो घुल जाती है, और नहीं भी घुलती तो हल्का सा उसको इनिशिएट कर दो, प्रॉपर इनिशिएशन, हल्की सी एक चम्मच डाल के घुमा दो तब घुल जाएगी। कैसा प्रोसेस है? स्पॉन्टेनियस है या नहीं है? मैं शुगर की जगह यहां पे सॉल्ट ले सकता हूं, डिसॉल्यूशन ऑफ सॉल्ट एंड वाटर। ये सारे प्रोसेस कैसे हैं? स्पॉन्टेनियस, जो अपने आप हो रहे हैं, आपको करने की जरूरत ही नहीं है। इसका बेस्ट एग्जांपल जो हमें बार बार लेना है, ट्रांसफर ऑफ हीट एनर्जी फ्रॉम हायर टेम्परेचर टू लोअर टेम्परेचर। ये प्रोसेस अपने आप होगा, आप कुछ भी नहीं करेंगे। जहां पर टेम्परेचर ज्यादा होगा कम की तरफ अपने आप चलना शुरू हो जाएगा। ये प्रोसेस कैसा है? स्पॉन्टेनियस। और तो और डिफ्यूजन, डिफ्यूजन का प्रोसेस। डिफ्यूजन में क्या होता है? जहां पर लो प्रेशर होता है, हाई प्रेशर से जो गैसेस होती है हाई प्रेशर की, वो लो प्रेशर की तरफ बढ़ने लगती हैं, उसको हम क्या बोल देते हैं? डिफ्यूजन। जैसे हम 9th क्लास में पढ़ते भी है कि किचन में मान के चलो खाना बन रहा है बढ़िया सा, अफगानी चाप या कोई भी बढ़िया सी सब्जी बन रही है, चिकन बन रहा है मसालेदार, तो उसकी खुशबू बाहर खड़े इंसान को आ जाती है। कैसे आ जाती है? क्योंकि जो चिकन था, जो किचन कह रहा हूं, देखो चिकन किचन, एक काम करते हैं पहले दूसरी रेसिपी बनाते हैं, वरना हम किचन और चिकन में क्या हो जाएंगे? कंफ्यूज। हम बनाते हैं आलू, तो आलू और किचन अलग अलग चीज हो जाएगी, ठीक है। आलू की सब्जी बन रही है, दम आलू बढ़िया वाले, बढ़िया डाल के छोका वोका लगाया है उसमें, खड़े मसाले डाल के, और महक बढ़िया आ रही है, ठीक है। अब बाहर मेरा दोस्त आया निखिल, है ना, और उसने बाहर से आती बोला, भाई यार सब्जी में महक बड़ी बढ़िया आ रही है, क्या बनवा रहा है भाई? अब देखो खड़ा तो वो बाहर था, लेकिन सब्जी कहां बन रही थी? किचन में।
तो किचन में जब सब्जी बन रही थी तो वहां पर डिफ्यूजन की प्रॉपर्टी हमें क्यों देखने को मिली? क्योंकि वहां पे जो गैस है उसके प्रेशर में ज्यादा तुम्हें क्या देखने को मिलेगी? आलू की सब्जी की महक वहां पे बहुत ज्यादा होगी तो हमेशा लो की तरफ भागेगी, क्योंकि किचन में क्या हो गया है, महक की महक हो गई है। अब ज्यादा महक हो गई है तो वो कहां की तरफ भागेगी? जहां पर महक नहीं है, लो की तरफ, तो बाहर पहुंच जाएगी। हमेशा गैसेस हाई प्रेशर से कौन से प्रेशर की तरफ जाना चाहती है? लो प्रेशर की तरफ। ये प्रोसेस कैसा है? स्पॉन्टेनियस। तो सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसे होते हैं, या तो अपने आप हो जाएंगे और बाय प्रॉपर इनिशिएशन। देखो कि हल्का सा हम उसको क्या दे दें? किक दे दें, हल्का सा हम इनिशिएट कर दें, फिर होते रहेंगे। जैसे इसका बेस्ट एग्जांपल देखो, H2 प्लस O2 क्या बना देगा? H2O। बैलेंस कर लो, 2 2। हम इसे हल्का सा इलेक्ट्रिक स्पार्क दे दें, हल्का सा, बिल्कुल हल्का सा। मैंने H2 और O2 में इलेक्ट्रिक स्पार्क दिया, फिर अपने आप वो कन्वर्ट होता रहेगा H2O में। जैसे आप में से कोई सुबह सुबह नहीं पढ़ रहा है, सुबह 2 लात लग जाए या कनपट्टी पर 2 ढंग से लग जाए, पूरे दिन पढ़ता रहेगा? फिर पढ़ता रहेगा? नहीं पढ़ता रहेगा? या गुस्से में एक बार किसी को कुछ कह दो, गुस्से में पूरे दिन वो काम करता रहेगा? गुस्से में करेगा ना। तो आपने हल्की सी उसको किक दी और उसके बाद वो प्रोसेस अपने आप हो गया। तो ऐसे प्रोसेस को हम स्पॉन्टेनियस है। आपने हल्का से इसको क्या दे दिया? इलेक्ट्रिक स्पार्क, उसके बाद वो अपने आप हुए जा रहा है। जैसे गाड़ी थी, स्टार्ट नहीं हो रही थी, आपने हल्का सा धक्का दिया, स्टार्ट हो गई, अब भागे जा रही है। भगाओ दुनिया में उसे। तो ये प्रोसेस कैसा है? स्पॉन्टेनियस। ये प्रोसेस कैसे है? स्पॉन्टेनियस। स्पॉन्टेनियस का मतलब ऐसे प्रोसेस जो अपने आप हो जाएं, आपको ज्यादा दिमाग ना लगाना पड़े। पानी है, झरने से नीचे ऊपर अपने आप गिरे जा रहा है, ऊपर से नीचे गिरे जा रहा है, गिरे जा रहा है, आपने कुछ नहीं करना। आपने काम करना पड़ेगा कब? जब आपको पानी को नीचे से ऊपर चढ़ाना है। वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है ही नहीं, क्योंकि वो अपने आप हो ही नहीं रहा। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो जो अपने आप हो जाते हैं, है ना? ऐसे दुनिया भर के प्रोसेस है, प्रोसेस ही प्रोसेस है, पूछो मत। करते जाओ करते जाओ, मैं पूरा दिन इन पे आपको प्रोसेस गिनवाते जाऊं, लेकिन हमारा मेन मोटिव है कंसेप्ट को क्लियर करना। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसे प्रोसेस? जिनमें टेंडेंसी हो कि वो अपने आप हो जाए, वरना थोड़े से इनिशिएशन से साथ हो जाए, हल्का सा उनको कोई किक दे दे और फिर होते रहे। ठीक है? अब इनकी सबसे खास बात क्या है? इसको नोट डाल के लिख लेना, दीज प्रोसेस आर इरिवर्सिबल। ये सारे प्रोसेस कैसे होते हैं? इरिवर्सिबल। मतलब दोबारा ये अपनी ओरिजिनल कंडीशंस में नहीं जा पाते। पानी एक बार ऊपर से नीचे गिर गया, फिर नीचे से ऊपर नहीं जाएगा अपने आप। अगर एक बार पानी में चीनी घुल गई तो अपने आप वो पानी से अलग नहीं होगी। फिर एक बार पानी में अगर दारू घुल गई तो दारू अपने आप फिर अलग नहीं होगी। एक बार अगर इवेपोरेशन होके पानी, कपड़े आपके सूख गए तो दोबारा कपड़े गीले नहीं होंगे, हो जाएंगे? अरे बोलोगे हाँ सर जी हो जाएंगे, मैं तो बारिश हो जाएगी कपड़े गीले हो जाएंगे। तो इतने ज्यादा आगे अभी तुम इतने ग्रेजुएशन लेवल की साइंस मत पढ़ो कि बारिश करके कपड़े गीले करा रहे हो। ठीक है? कंसेप्ट समझो कि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऐसे प्रोसेस होते हैं जो रिवर्सिबल नहीं होते। ठीक है? ये इरिवर्सिबल है, एक बार हो गए तो हो गए। जैसे कोयला, कोयले को आपने हल्की सी इनिशिएशन दी, हल्की सी आंच दी, हल्की सी क्या दी? आंच दी, हीट दी। अब अपने आप वो हल्का सा आपने उसको इनिशिएशन दिया था, अपने आप जलता रहेगा, जलता रहेगा, और जब तक जलता रहेगा जब तक उसमें मैटर है। अब क्या जो कोयला जल के राख बना दिया है, उस राख से दोबारा कोयला बना दोगे? नहीं बना सकते। क्यों? क्योंकि स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसे है? इरिवर्सिबल। ठीक है? समझे? तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस आर वो प्रोसेस जो अपने आप होने की टेंडेंसी रखते हैं। 700 एग्जांपल लिखवा दिए मैंने तुम्हें। ठीक है? अब दूसरा आता है नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। दूसरा क्या आता है? नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में बताएंगे, टेंशन मत लो, वो उसका भी जिक्र करेंगे, लेकिन पहले इनको समझो। नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, इसका जस्ट अपोजिट कर देंगे जो हमने अभी पढ़ा, विच डू नॉट हैव, विच डू नॉट हैव टेंडेंसी टू अकर
पहला बाय इटसेल्फ, बाय इटसेल्फ, और प्रॉपर इनिशिएशन से भी वो नहीं हो सकते। उनको कैसे होंगे वो? नोट डाउन लिखो, एक नोट करके लिखो, दे कैन spontaneous happen in continuous manner, थ्रू देखो, बोल थ्रू लाऊं, लिख एक्सटर्नल लाऊं, थ्रू एक्सटर्नल एनर्जी। ये हो जाएंगे, लेकिन तुम्हें लगातार क्या देनी पड़ेगी? एक्सटर्नल एनर्जी। जैसे अभी समझो, सबसे पहले हमने पढ़ा ये ऐसे प्रोसेस है जो अपने आप नहीं हो सकते। जैसे लाखों एग्जांपल, क्या पानी कभी नीचे से ऊपर चढ़ जाएगा अपने आप? कभी नहीं चढ़ सकता। लेकिन ऊपर से नीचे अपने आप गिर जाएगा क्योंकि जी लग रहा है उस पर, है ना? तो ऐसे प्रोसेस जो अपने आप कभी ना हो पाए, और ऐसे प्रोसेस मान के चलो मैंने हल्की सी उसको किक दी और फिर हो जाए, ये ऐसे भी नहीं होते। तुमने मोटर चलाई, समरसेल चलाया अपना, चला के बंद कर दी, क्या पानी चढ़ता रहता है ऊपर? नहीं। जितनी देर तक तुम मोटर चलाते हो उतनी देर तक पानी ऊपर चढ़ता है। मतलब तुम लगातार उसको क्या दे रहे हो? एक्सटर्नल एनर्जी। तो ये ऐसे प्रोसेस है जो अपने आप नहीं होते, ठीक है, लेकिन हो जाते हैं। ऐसा नहीं है कि होंगे नहीं, हो जाते हैं, लेकिन उसके लिए हमें इन्हें क्या देनी पड़ती है? कॉन्टिन्यूअस एक्सटर्नल एनर्जी। बेस्ट एग्जांपल देखो, आपको समरसेल से पानी ऊपर आपकी टंकी रखी है, मुमटी पे आपकी टंकी रखी होगी, वो भरनी है। अब पानी आपको नीचे से ऊपर चढ़ाना है, पानी आपको नीचे से ऊपर, मतलब लोअर हाइट टू अपर हाइट लेके जाना है, जो स्पॉन्टेनियस नहीं है। स्पॉन्टेनियस क्या है? अपर हाइट टू लोअर हाइट। तो अपर हाइट टू लोअर हाइट वाला काम तो हो जाएगा स्पॉन्टेनिटी अपने आप, लेकिन अगर आप उसके अगेंस्ट काम करेंगे, आप लोअर हाइट से अपर हाइट जा रहे हैं, तो वो प्रोसेस तो भैया नॉन स्पॉन्टेनियस है, वो अपने आप नहीं होगा। उसके लिए आपको क्या देनी पड़ेगी? एक्सटर्नल एनर्जी। आप क्या करेंगे? मोटर चला देंगे, समरसेल चला देंगे। समरसेल चलाने से क्या हुआ? वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी उस मोटर को मिल रही है लगातार, और उस एनर्जी का यूज करके वो पानी को ऊपर चढ़ा रहा है ना? तो इसमें क्या होता है कि एनर्जी लो से हाई की तरफ चली जाती है, लेकिन कब? जब हम उसको एक्सटर्नल फोर्स देते हैं। कंडीशन है इसमें, लिख लेना, बाय कॉन्टिन्यूअस एक्सटर्नल एनर्जी। आपको कॉन्टिन्यूसली तरीके से एक्सटर्नल एनर्जी देनी पड़ेगी, तभी वो पानी ऊपर चढ़ेगा। तो ऐसे प्रोसेस को हम क्या बोल देते हैं? स्पॉन्टेनियस। बेस्ट एग्जांपल इसका फ्रीज, सबसे बेस्ट एग्जांपल। हालांकि इसमें झोल है, लेकिन एक बात समझो भाई, फ्रीज है, फ्रीज में क्या है? फ्रीज यहां पे रखा है, मान के चलो ये फ्रीज है, और इसके आसपास ये इसकी सराउंडिंग है, ठीक है। फ्रीज का टेम्परेचर लो है और इसका टेम्परेचर, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर हाई है। सीधी बात है, मान के चलो इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है उस समय 27 डिग्री सेल्सियस और फ्रीज का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस। तो इधर हाई एनर्जी है, इधर लो एनर्जी है। कायदे में एनर्जी का फ्लो कहां होना चाहिए? हाई टू लो। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या बोलते हैं कि एनर्जी का फ्लो क्या होना चाहिए? हाई टू लो, लेकिन यहां हो क्या रहा है? लो टू हाई। फ्रिज क्या करता है? अपने अंदर की सारी एनर्जी को लेता है, इकट्ठा करता है, बाहर फेंक देता है, फिर अपने अंदर की सारी हीट एनर्जी को लेता है, बाहर फेंक देता है। फ्रिज के अंदर तो ऑलरेडी लो एनर्जी थी या नहीं थी? ऑलरेडी लो एनर्जी थी, फिर भी वो लो एनर्जी को किसकी तरफ भेज रहा है? हाई एनर्जी की तरफ। तो यहां तो प्रोसेस उल्टा हो रहा है, जबकि एनर्जी का फ्लो हमेशा कहां होता है? हाई टू लो, है ना? तो ये प्रोसेस नॉन स्पॉन्टेनियस है, ये अपने आप नहीं होगा। फ्रीज कब तक चलेगा? जब तक हम लगातार उसे क्या देते रहेंगे? इलेक्ट्रिसिटी। तो नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस तुम कर सकते हो, लेकिन लगातार तुम्हें क्या देनी पड़ेगी? एक्सटर्नल कॉन्टिन्यूस एनर्जी, तभी काम बनेगा। अगर मैं फ्रीज के तार निकाल दूंगा तब फ्रीज अपनी हीट को बाहर नहीं फेंक पाएगा, क्योंकि उस केस में ये
स्पॉन्टेनिटी अपनी नहीं दिखा पाएगा क्योंकि ये नॉन स्पॉन्टेनियस है। हाँ, अगर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होता तो चाहे मैं बिजली के तार लगाऊं, चाहे निकालूं, चाहे काट दूं, चाहे फेंक दूं, फ्रिज लगातार ठंडा रहता। लेकिन क्योंकि नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है तो इसको करने के लिए लगातार एनर्जी चाहिए। इसलिए आपने देखा होगा जब तक हमारी इलेक्ट्रिसिटी का बटन ऑन रहता है तब तक हमारा फ्रिज ठंडा रहता है, जैसे ही हम बंद कर देते हैं हमारा फ्रिज सामान ठंडा नहीं करता। क्यों? क्योंकि वो एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस पे काम कर रहा है, और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को करने के लिए लगातार एनर्जी चाहिए। अब देखो, इसको आप थोड़ी सी चीज और समझो फ्रिज के बारे में। ये खैर एग्जांपल तो है, लेकिन यहां पे जो केस हो रहा है ना, वो एक्चुअली हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी ही चल रहा है। हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। या फ्रिज आपके उससे हटा दिया है, क्या कहते हैं, सिलेबस से, लेकिन अभी हम जिक्र पे आ गए तो मैं थोड़ा सा आपको बता ही दूं। एक्चुअली हम पढ़ रहे हैं कि फ्रिज कोल्ड से लो की तरफ बढ़ रहा है, लेकिन ऐसा होता नहीं है। ये देखिए फ्रिज में होता क्या है, ये आपका फ्रिज है, फ्रिज के पीछे लगा होता है कंप्रेसर, है ना, और ये है इन्वायरमेंट। ठीक है, ये है आपका फ्रिज, फ्रिज में लगा ये है कंप्रेसर, और ये है आपका इन्वायरमेंट। ठीक है, इन्वायरमेंट का टेम्परेचर है 30 डिग्री सेल्सियस, फ्रिज का टेम्परेचर है 10 डिग्री सेल्सियस। कायदे में एनर्जी इधर ज्यादा है इधर कम, तो एनर्जी का फ्लो इधर से इधर होना चाहिए, लेकिन एनर्जी का फ्लो होता कहां है, फ्रिज से बाहर की तरफ। क्योंकि अगर ये एनर्जी इधर आएगी तो फ्रिज का टेम्परेचर बढ़ जाएगा, लेकिन फ्रिज का टेम्परेचर हमें बढ़ाना थोड़ी नहीं है, घटाना है। पता चला सारी साग सब्जी हमारी खराब हो जाएगा, अगर फ्रिज के अंदर भी गर्मी हो जाएगी तो। देखो, लेकिन एक्चुअली इसमें होता क्या है, हम इस कंसेप्ट को स्किप कर देते हैं। फ्रिज के पीछे लगा होता है कंप्रेसर। अब देखो कंप्रेसर कैसे काम करता है। अभी मान के चलो फ्रिज का टेम्परेचर है 15 डिग्री सेल्सियस, ठीक है, फ्रिज का टेम्परेचर कितना है, 15 डिग्री सेल्सियस। ये जो क्या कहते हैं कंप्रेसर है, ये अपने आप को एक्सपेंड कर लेगा। क्या कर लेगा, एक्सपेंड। और जो भी अपने आप को एक्सपेंड करेगा तो इसका टेम्परेचर गिर जाता है। क्या हो जाता है, लो, अपने आप को एक्सपेंड करके ये अपना टेम्परेचर कर लेगा 5 डिग्री सेल्सियस। क्या कर लेगा, 5 डिग्री सेल्सियस। अब यहां पर टेम्परेचर हो गया 5 डिग्री सेल्सियस, और यहां पर कितना है, 15। ये हो गई हाई एनर्जी, ये हो गई लो एनर्जी। फ्रिज अपनी हीट किसको दे देगा, इसको। ठीक है, अब जब फ्रिज ने अपनी इसको एनर्जी दे दी तो इसका 5 डिग्री से टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस, क्योंकि फ्रिज ने अपनी सारी हीट किसको दे दी, कंप्रेसर को। अब कंप्रेसर का जब 40 डिग्री टेम्परेचर हो गया तो ये अपने आप को कंप्रेस करेगा। इसका नाम कंप्रेस क्यों रखा है, क्योंकि कंप्रेस होगा, फिर अपनी ओरिजिनल पोजीशन में जाएगा, फिर कंप्रेस होगा, फिर ओरिजिनल पोजीशन में आएगा। अब जैसे ही फ्रिज ने अपनी इसको हीट दी, इसका टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही इस कंप्रेसर का टेम्परेचर हुआ 40 डिग्री सेल्सियस, ये कांटेक्ट आएगा एनवायरनमेंट के। किससे कांटेक्ट बना लेगा कंप्रेसर, एनवायरनमेंट का। अब एनवायरनमेंट पे टेम्परेचर कितना है, 30 डिग्री सेल्सियस। कंप्रेसर का टेम्परेचर कितना हो चुका है, 40 डिग्री। ये हाई ये लो, कंप्रेसर अपनी एनर्जी किसको दे देगा, एनवायरनमेंट को। ठीक है, अब एनवायरनमेंट को एनर्जी दे दी इसने, तो कंप्रेसर की एनर्जी दोबारा कम हो जाएगी। जब इसने सारी एनर्जी अपनी हीट एनर्जी किसको दे दी, एनवायरनमेंट को, कंप्रेसर की एनर्जी नहीं बची। अब इस बार कंप्रेसर की एनर्जी रह गई 2 डिग्री सेल्सियस। ठीक है, और इसने अपनी कुछ एनर्जी दी थी, 10 बची थी, इस पे 10 डिग्री सेल्सियस थी, अब इस पे रह गई 2। अब फिर दोबारा से कंप्रेसर जो है फ्रिज से अपना कांटेक्ट बनाएगा और फ्रिज अपनी कुछ एनर्जी कंप्रेसर को देगा। इस बार फ्रिज ने 5 डिग्री सेल्सियस अपना टेम्परेचर कर लिया, बाकी एनर्जी कंप्रेसर को दे दी। कंप्रेसर का जब फ्रिज से एनर्जी मिली, कंप्रेसर का फिर टेम्परेचर हो गया 40 डिग्री सेल्सियस। अब कंप्रेसर एनवायरनमेंट से अपना कांटेक्ट बनाएगा और सारी अपनी हीट किसको दे देगा, इसको। तो एक्चुअली देखोगे तो यहां पे जो फ्लो हो रहा है ना, वो हाई टू लो ही हो रहा है, लेकिन हम क्या कर देते हैं, इस कंप्रेसर को स्किप कर देते हैं। हम तो सोचते हैं फ्रिज ठंडा है, फ्रिज ठंडा है, और फिर भी एनवायरनमेंट को अपनी सारी हीट दे रहा है। नहीं, बीच में कंप्रेसर भी है, उसको क्यों बोल रहे हो। यहां पर कंसेप्ट वही लग रहा है कि जो हीट ट्रांसफर हो रही है वो हॉट बॉडी टू लो बॉडी हो रही है, लेकिन हम कंप्रेसर को पिक्चर में नहीं लेके आते, ये गड़बड़ी हो जाती है। ठीक है, लेकिन हाँ, पानी नीचे से जो ऊपर चढ़ रहा है वो नॉन स्पॉन्टेनियस है।
क्योंकि स्पॉन्टेनिटी के हिसाब से, स्पॉन्टेनियस तरीके से पानी कभी भी नीचे से ऊपर नहीं जाएगा। आप ले जाइए दुनिया का मेरे को कोई भी प्रोसेस ऐसा बता दीजिए जहां पे आपने क्या कहते हैं एक्सटर्नल एनर्जी नहीं दे रखी है और नॉन स्पॉन्टेनिटी प्रोसेस अपने आप हो रहा है। हो ही नहीं सकता, पॉसिबल ही नहीं है। ठीक है, तो स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस समझे। स्पॉन्टेनियस प्रोसेस वो जो अपने आप होने की टेंडेंसी रखते हैं, नॉन स्पॉन्टेनियस वो जो अपने आप होने की टेंडेंसी नहीं रखते। बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो अगर उनको कुछ ना बोला जाए तो 12 घंटे फोन ही चलाते रहेंगे बेड पे बैठ के। कैसे हैं वो सब? नॉन स्पॉन्टेनियस, अपने आप होंगे ही नहीं। फिर उनके पापा आएंगे, मम्मी आएंगी, झाड़ू बजाएंगी, बेलन बजाएंगी, चिमटा बजाएंगी, तब काम करने जाएगा। समझे? तो उनको लगातार क्या चाहिए? एक्सटर्नल फोर्स चाहिए, कुटाई चाहिए, सुताई चाहिए, तभी काम करेगा। तो वो कैसे? नॉन स्पॉन्टेनियस। कुछ ऐसे हैं जो अपने फ्यूचर को लेकर जागरूक हैं, सुबह 7 बजे उठेंगे, अच्छे से अपना वर्कआउट करके आएंगे, नहा धो के पढ़ेंगे, लिखेंगे, जो भी करना है करेंगे। वो कैसे हैं? स्पॉन्टेनियस, वो अपने आप कर रहे हैं। और जिनके पीछे डंडा लेके भागना पड़ रहा है, डंडे के डर से काम कर रहे हैं, वो सारे प्रोसेस कैसे हैं? नॉन स्पॉन्टेनियस। ठीक है, इतना समझे? अब ठीक है, हम नॉन स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस समझ गए, लेकिन ऐसा क्या क्राइटेरिया होगा भाई? ऐसा क्या क्राइटेरिया होगा जिससे मुझे पता चले कि ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, ये नॉन स्पॉन्टेनियस है? कुछ ना कुछ तो हम पे साइंटिफिकली ऐसा मेथड होना चाहिए ना, कि हम जिसे कैलकुलेट करके फटाफट 2 मिनट में ये 2 में से 4 गए, 4 में से 8 गए, 8 में से 12 गए, 12 में से 20 गए, 20 में से 2000 गए, और हमने तुरंत बता दिया। तो अपने पे साइंटिफिकली कोई मेथड ऐसा होना चाहिए ना जिसको यूज करके हम बता दें कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस है। या खुद जाके दिमाग से देख के बता दोगे? नहीं बता सकते। ये तो मोटे मोटे एग्जांपल बताए। अभी गैसेस के फॉर्म में मैं आपसे कुछ पूछने लगूंगा तब तो आपको डेटा चाहिए होगा। एक रिएक्शन हुई, मैं आपसे पूछूंगा स्पॉन्टेनियस है नॉन स्पॉन्टेनियस, आप कैसे बता पाएंगे जब तक आपको उसका डेटा नहीं मिलेगा? नहीं बता पाएंगे। कुछ का बता दोगे लेकिन कुछ का नहीं बता पाओगे। तो कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है, कौन सा ऐसा क्राइटेरिया है जो हमें यह बताएगा कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और कौन सा नहीं, या और कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस है, कौन सा नॉन स्पॉन्टेनियस? भाई कुछ क्राइटेरिया तो होना चाहिए, कुछ क्राइटेरिया होना चाहिए, नहीं होना चाहिए जो हमें बताए कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और कौन सा नहीं है। तब यहां पर 3 वेरिएबल पिक्चर्स में आते हैं। एक आपका आता है इंथैल्पी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एच से। एक आपका आता है एंट्रोपी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा एस से। और एक आपका आता है गिब्स फ्री एनर्जी, गिब्स फ्री एनर्जी, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं डेल्टा जी से। ये 3 वेरिएबल्स ऐसे हैं जो हमें ये पहचानने में मदद करेंगे कि वेदर द प्रोसेस इज स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस। समझे? अब ये कैसे बताएंगे हमें, ये बताओ। तो शुरुआत में जब इस पे बात चल रही थी, देखो शुरुआत में कोई भी काम करते हो तो गलती होने के चांसेस उसमें काफी ज्यादा होते हैं। तो जब शुरुआत में देखा गया कि इंथैल्पी कैसे बताएगी कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं, तो शुरू में कुछ चीजों पे प्रैक्टिकल करके देखा गया कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है, क्या आ रहा है? नेगेटिव, तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। शुरू में डेल्टा एच को ऐसे देखा गया कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है तो वो प्रोसेस कैसा होगा? स्पॉन्टेनियस होगा। देखा गया कि डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा है और स्पॉन्टेनियस है या नहीं, तो कुछ रिएक्शंस के लिए सच में ऐसा आया तो हम खुश होने लगे कि भाई हमारी थ्योरी बिल्कुल सही हो गई। अब देखो इसको अच्छे से समझो कि डेल्टा एच नेगेटिव, इसका मतलब प्रोसेस हमारा क्या है? स्पॉन्टेनियस। जैसे मैंने H2 प्लस O2 लिया और ये क्या बन गया? H2। ठीक है, इसमें एनर्जी रिलीज होती है लगभग 282 किलो जूल पर मोल केल्विन। इतनी एनर्जी रिलीज होती है। भैया एनर्जी रिलीज हो रही है माइनस की, इसका मतलब डेल्टा एच नेगेटिव है और ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस भी होता है। चलो ठीक है, मान लिया कि डेल्टा एच अगर मेरा नेगेटिव आया तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। ठीक है, अगला भी हमने एग्जांपल ले लिया, CO2 और ये CO2
यहां पर तो लगभग डेल्टा एच हमारा माइनस का 400 किलो जूल और मोल केल्विन आता है। ठीक है, इसको भी मान लिया कि भाई ठीक है, मेरा डेल्टा एच नेगेटिव में आ रहा है। जब भी डेल्टा एच मेरा नेगेटिव होगा तो मैं प्रोसेस कैसा ले लूंगा, स्पॉन्टेनियस। हम सब खुश हो गए कि चलो हमने कम से कम पहचान लिया। लेकिन बुर्बक आगे तो देखो, बहुत सारी ऐसी रिएक्शन थी, अच्छा, जिसमें एनर्जी रिलीज होती है। ऐसी रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक। कैसी रिएक्शन, एक्सोथर्मिक रिएक्शन। तो एक्सोथर्मिक रिएक्शन के लिए इंथैल्पी हमेशा क्या होती है, नेगेटिव। और अगर इंथैल्पी नेगेटिव है तो ऐसा माना गया कि प्रोसेस होगा स्पॉन्टेनियस। चलो ठीक है, लेकिन बहुत सारे प्रोसेस ऐसे थे जहां पर डेल्टा एच पॉजिटिव था। कैसा था, पॉजिटिव। पॉजिटिव मतलब प्रोसेस था एंडोथर्मिक। प्रोसेस क्या था, एंडोथर्मिक। और एंडोथर्मिक होने के बाद, डेल्टा एच पॉजिटिव होने के बाद प्रोसेस था स्पॉन्टेनियस। अब कर लो क्या करोगे, जैसे मेल्टिंग ऑफ आइस। मेल्टिंग ऑफ आइस, ठीक है, आपने आइस से वाटर बनाया, तो आइस को जब गर्म किया होगा तभी तो आइस पिघली होगी। आइस को आपने हीट दी होगी ना, तभी तो पानी में बदली होगी। हीट दी मतलब इसमें हीट का एडिशन हुआ। हीट एडिशन हुआ, इसका मतलब कैसा प्रोसेस, कैसी रिएक्शन है, एंडोथर्मिक। एंडोथर्मिक इसका मतलब उसका डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव। क्योंकि जहां पर हीट लूज होती है उसको हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक, जहां पर हीट गेन होती है उसको हम बोलते हैं एंडोथर्मिक। बिना हीट दिए आइस को कभी पिघला लोगे, नहीं। दूसरा, वाटर को आप वाटर वेपर में बदल रहे हो, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है भाई, सिंपल। समुद्र का जितना भी पानी है अपने आप भाप बन के उड़े जा रहा है, आप उड़ा रहे हो। कौन है जो जिनमें से तुम में से उड़ा रहा है, कोई बोलेगा सर मैं उड़ा रहा हूं, मैं हूं खलबली का बच्चा। कोई खलबली का बच्चा नहीं है भाई, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। समुद्र का पानी भाप बन के अपने आप उड़ रहा है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। लेकिन समुद्र का पानी भाप बन के कब उड़ेगा, जब उसको हीट दोगे। सूरज अपनी भाप देगा तभी तो पानी बन के उड़ेगा। और हीट अगर वाटर ने ली है मतलब उसका डेल्टा एच क्या है, पॉजिटिव। डेल्टा एच पॉजिटिव मतलब रिएक्शन कैसी है, एंडोथर्मिक। प्रोसेस कैसा है, एंडोथर्मिक। लेकिन फिर भी वो स्पॉन्टेनियस है। तो हमारा इस मंसूबे पे पानी फिर गया। सबसे पहले हमने क्या सोचा था कि डेल्टा एच अगर नेगेटिव है तो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा। लेकिन हमने देखा कि यहां पर डेल्टा एच हमारा पॉजिटिव था, तब भी हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। समुद्र से भाप बन के पानी अपने आप उड़ता है। और तो और इसमें तीसरा फैक्टर और आ गया, क्या, कि अगर डेल्टा एच जीरो भी है तब भी हमारा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हो सकता है। ये हमने एस्टरीफिकेशन रिएक्शन पढ़ रखी है। CH3COOH को अगर मैं एसिटिक एसिड को इथाइल अल्कोहल से या इथेनॉल से रिएक्शन करा दूं तो हमारा एस्टेरिफिकेशन हो जाता है, C2H5। ये कौन सी रिएक्शन है, एस्टेरिफिकेशन। ये एस्टर बन गया हमारा। इस रिएक्शन को कराने में अगर आप CH3 में एसिटिक एसिड में ये इथेनॉल डालोगे तो आपको कुछ नहीं करना, अपने आप ईस्टर बन जाता है। ना यहाँ पे हीट रिलीज होती, ना हीट यहाँ पर गेन होती, प्रोसेस अपने आप हो जाता है। मतलब डेल्टा एच कितना है, जीरो, फिर भी प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। तो शुरू में हम सोच रहे थे कि अगर डेल्टा एच नेगेटिव आ गया तो इसका मतलब प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। लेकिन हमने देखा चाहे डेल्टा एच नेगेटिव आ रहा था, चाहे डेल्टा एच पॉजिटिव आ रहा है, चाहे डेल्टा एच जीरो आ रहा है, हर केस में हमारा प्रोसेस क्या हो जा रहा है, स्पॉन्टेनियस। इसका मतलब ये कोई एग्जैक्ट पैरामीटर नहीं है जो हमें ये बता दे कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं। समझे? देखो डेल्टा एच नेगेटिव किस केस में आ रहा था, जहां पर हीट का लूज हो रही थी, जैसे वाटर बना। डेल्टा एच पॉजिटिव कहां पे आ रहा था, जहां पर हीट का गेन हो रहा था। जैसे बर्फ कब पिघलेगी पानी में, या पानी भाप बन के कब उड़ेगा, जब आप उसको हीट दोगे। हीट दोगे मतलब आपने एनर्जी दी, आपने एनर्जी दी मतलब उसमें एनर्जी प्लस में आएगी, क्योंकि उसकी एनर्जी तो और ऐड हो गई। तो रिएक्शन एंडोथर्मिक, एंडोथर्मिक मतलब डेल्टा एच पॉजिटिव, लेकिन प्रोसेस तो वो स्पॉन्टेनियस है। समुद्र का पानी भाप बन के तो उड़ ही रहा है ना। ऐसे ही अगर आप एसिटिक एसिड में इथेनॉल डालेंगे तो आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ डालना है, प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है, अपने आप ईस्टर बन जाएगा।
जैसे आपने अल्कोहल पानी में जब मिलाते हैं तो आपके चम्मच से घुमाते हैं, नहीं, स्पॉन्टेनियस है, अपने आप घुल जाती है। ऐसी सेम अल्कोहल आसानी से एसिटिक एसिड में घुल जाती है और ईस्टर बना देती है। लेकिन इस रिएक्शन में ना तो कोई हीट गेन होती ना कोई हीट लूज होती, मतलब डेल्टा एच जीरो ही रहता है, तब भी प्रोसेस कैसा है, स्पॉन्टेनियस। तो एंथैल्पी हमें नहीं बता पाया कि भैया प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं। तब हमारा दूसरा वेरिएबल पिक्चर में आता है जिसका नाम क्या है, एंट्रोपी। ठीक है, लिखता रहा करो एंट्रोपी। अब समझो एंट्रोपी क्या है। एंट्रोपी सिंपल शब्दों में अगर मैं लिखूं तो लिख देता हूं डिग्री ऑफ रैंडमनेस। डिग्री ऑफ रैंडमनेस। एंट्रोपी क्या है, एंट्रोपी है डिग्री ऑफ रैंडमनेस। रैंडमनेस मतलब भसड़, रैंडमनेस कुछ नहीं पता, कोई दिन नहीं माननी, डिसऑर्गेनाइज्ड, पूरी तरह डिसऑर्गेनाइज्ड चीजें। इसको ऐसे समझो, अभी आइस है, आइस सॉलिड फॉर्म में होती है। सॉलिड फॉर्म में मॉलिक्यूल्स एक ऑर्गेनाइज्ड तरीके से एक दूसरे को पकड़े रखते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से पकड़े रखते हैं। लेकिन जैसे ही ये आइस लिक्विड की तरफ गई, मॉलिक्यूल्स रैंडमनेस में जाने लगे, इधर उधर भागने लगे। जबकि सॉलिड में मॉलिक्यूल्स एक ऑर्गेनाइज तरीके से पकड़े हुए थे एक दूसरे को, लिक्विड में भाग गए। जैसे सॉलिड होता है, सॉलिड जल्दी से अपनी शेप चेंज नहीं करता। चेंज क्यों नहीं कर पाता शेप, क्योंकि जो मॉलिक्यूल्स हैं उनकी जो ज्योमेट्री है वो ऑर्गेनाइज्ड है। अगर कोई बंदा ऑर्गेनाइज्ड है तो जल्दी से आप उसके अंदर चेंज नहीं ला पाएंगे। लेकिन वही पानी है, पानी में जो मॉलिक्यूल्स थे वो डिसऑर्गेनाइज्ड हो गए, जगह जगह फैल गए। फैल गए मतलब क्या हो गया, रैंडमनेस बढ़ गई। क्या बढ़ गई, रैंडमनेस। इसको आपने और गैस तो किस फॉर्म में बन गया, गैस। गैस के पार्टिकल मॉलिक्यूल्स और दूर दूर चले गए तो इसकी रैंडमनेस और ज्यादा बढ़ गई। तो क्या है एंट्रोपी, रैंडमनेस बढ़ना। किस डिग्री तक रैंडमनेस किसी की बढ़ी वो क्या कहलाती है, उसकी एंट्रोपी। अब देखो रैंडमनेस को समझो। रैंडमनेस का मतलब है कि ऑर्गेनाइज्ड वे से डिसऑर्गेनाइज्ड वे की तरफ जाना। ठीक है, मतलब लो प्रोबेबिलिटी से, मतलब ऐसी जिसकी प्रोबेबिलिटी कम है, तो लो प्रोबेबिलिटी से हाई प्रोबेबिलिटी की तरफ बढ़ना। जैसे देखो, एक बंदा है, पूरा डिसिप्लिन में रहता है, ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रहता है। सुबह उठता है, टाइम से उठता है, टाइम से उठने के बाद अपना इधर उधर जाता है, थोड़ा टहलने जाता है, जॉगिंग जाता है, एक्सरसाइज करके आता है टाइम से, अच्छा खाता पीता है। ठीक है, अपने करियर को लेके बड़ा सीरियस है, अच्छे से पढ़ता लिखता है, या व्हाटएवर उसे कोई बिजनेस करना है, काम करना है, उसमें मन लगा के काम करता है, रात को टाइम से सोता है, दिन में एक हेल्दी लाइफ जीता है, ऑर्गेनाइज्ड है। वही एक दूसरा बंदा है, रात को ना सोने का कोई दिन ईमान, सुबह को ना सोने उठने का कोई दिन ईमान, उठ गया फोन चलाया जा रहा है, और जब मर्जी शादियों में जा रहा है, इधर से फोन आया तो उधर से पार्टियों में जा रहा है, उधर से फोन आया, गाड़ी में दोस्तों के साथ घूम रहा है। वो कौन है, डिसऑर्गेनाइज्ड है ना। ऑर्गेनाइज्ड कौन है, जो सारी चीजें अपने बिल्कुल टाइम के साथ कर रहा है। ऑर्गेनाइज्ड तरीके से रहना मुश्किल है। आप खुद बताओ, ऑर्गेनाइज तरीके से अगर आपसे कोई बोले कि चल पढ़ लिख मत, काम वाम मत कर, आराम से लेट, और हम तुझे फ्री का पैसा देंगे, आप तुरंत फ्री का पैसा ले लेंगे। लेकिन ऑर्गेनाइज तरीके से रह के चीजों को करना, बिल्कुल डिसिप्लिन तरीके से करना, ऐसी प्रोबेबिलिटी बहुत कम होती है। बहुत कम प्रोसेस ऐसे हैं, नॉट इवन प्रोसेस, बहुत कम इंडिविजुअल पर्सनैलिटीज, इंसान भी ऐसे हैं जो कैसा लाइफ जीना चाहते हैं, ऑर्गेनाइज्ड। लेकिन जो ऑर्गेनाइज लाइफ जी जाता है ना, वो जीवन में कुछ बड़ा कर जाता है ना। ऐसी लाइफ तो हर कोई जी रहा है कि भाई वीकेंड मिला, घूमने चले गए, महीने में 5-6 दिन काम कर लिया, वो भी उस पर जाके कुर्सियों पे बैठ गए, फिर वीकेंड पे दोस्तों के साथ घूमने चले गए, शादियों में चले गए। एक बंदा है जो सब चीज को लात मार के मेहनत कर रहा है, वो कैसा जीवन जी रहा है, ऑर्गेनाइज्ड। ठीक है, लेकिन सारे प्रोसेस ऑर्गेनाइज्ड जीवन ना जी के किस प्रोसेस की तरफ बढ़ना चाहते हैं, डिसऑर्गेनाइज्ड की तरफ।
डिसऑर्गेनाइज्ड। आप में भी कितने ऐसे होंगे कि जिनको बोल दिया जाए कि टेंशन मत ले, पैसा हम पे बहुत है, हम तुझे पैसा फ्री का दे देंगे, तुझे कुछ करने की जरूरत नहीं है। आप भी अपनी जीवन शैली कैसी कर लेंगे? डिसऑर्गेनाइज्ड। जब मर्जी फोन चला रहे हैं, जब मर्जी खा रहे हैं, जब मर्जी कहीं जा रहे हैं, हो जाएगा ना ऐसा। तो ऐसे प्रोसेस जो ऑर्गेनाइज्ड से डिसऑर्गेनाइज्ड की तरफ बढ़ रहे हैं, आप खुद बताइए उनकी डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ रही है या घट रही है? ऑब्वियस सी बात है, जो इधर से इधर की तरफ बढ़ रहे हैं उनकी डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या हो रही है? बढ़ रही है। ठीक है, इनकी डिग्री ऑफ रैंडमनेस क्या है? कम है। तो कोई भी प्रोसेस अगर ऑर्गेनाइज्ड से डिसऑर्गेनाइज्ड की तरफ बढ़ रहा है, लो प्रोबेबिलिटी से हाई प्रोबेबिलिटी की तरफ बढ़ रहा है, तो वो प्रोसेस होता है स्पॉन्टेनियस। क्या होता है? स्पॉन्टेनियस। इसको ऐसे समझो, आपने एक डिब्बे में 10 सिक्के रखे, चलो 50 सिक्के रखे, 50 सिक्के उछालोगे तो उछलेंगे, ऐसे मान के चलो एक डिब्बा लिया आपने और उसमें 5 सिक्के रखे। अब आप मेरे को ये बताइए कि कितनी प्रोबेबिलिटी, कितने परसेंटेज प्रोबेबिलिटी है कि पांचों के पांचों सिक्कों में हेड आए? है प्रोबेबिलिटी? है ही नहीं। हाई प्रोबेबिलिटी क्या है कि किसी में हेड आए, किसी में टेल आए, किसी में हेड आए, किसी में टेल आए। हेड टेल आने का मतलब रैंडमनेस क्या हो रही है? बढ़ रही है ना। तो जहां पर रैंडमनेस बढ़ेगी वो प्रोसेस किसकी तरफ जाएगा? स्पॉन्टेनियस की तरफ। ठीक है, स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कैसे प्रोसेस होते हैं? जो ऑर्गेनाइज्ड को फॉलो ना करके डिसऑर्गेनाइज्ड तरीके को फॉलो करते हैं, रैंडमनेस की तरफ बढ़ते हैं। क्यों? क्योंकि डिसऑर्गेनाइज्ड वे में जाने के लिए आप पे बहुत सारे पाथ हैं, तो आप किसी भी पाथ से जाएंगे, आप डिसऑर्गेनाइज्ड वे में आराम से जा सकते हैं। लेकिन ऑर्गेनाइज्ड वे को फॉलो करने का सिर्फ एक पाथ होता है। जैसे आपको जीवन में कुछ बड़ा करने के लिए सिर्फ एक ही पाथ है आपके पास, जो आपको डिसिप्लिन लाइफ, ऑर्गेनाइज्ड लाइफ जीनी पड़ेगी। डिसऑर्गेनाइज्ड लाइफ से आप कभी भी जीवन में कुछ बहुत बड़ा नहीं कर पाएंगे। सेम वैसी प्रोसेस भी है। प्रोसेस ज्यादातर क्या चाहते हैं कि हम ऑर्गेनाइज्ड लाइफ बाहर में गई, हमें नहीं चाहिए, हमें कैसी लाइफ चाहिए? डिसऑर्गेनाइज्ड। अब इसको केमिस्ट्री से रिलेट करो, सारे स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ऐसे प्रोसेस स्पॉन्टेनियस हम इस टर्म में डिफाइन करेंगे कि अगर किसी की डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ रही है, मतलब वो डिसऑर्गेनाइज्ड की तरफ बढ़ रहा है, तो उसका जो प्रोसेस होगा वो अपने आप कौन सा प्रोसेस हो जाएगा? स्पॉन्टेनियस प्रोसेस। देखो इसको एग्जांपल से समझो। मान के चलो मेरे पे ये एक कंडक्टर है, ठीक है, अभी यहां पर वेसल लगा दिए मैंने और इसमें गैस भर दी है यहां पर, और यहां पर एक गैस भर दी है। ये है गैस ए और ये है गैस बी। ठीक है, अभी यहां पर बीच में कॉर्क है, तो इधर की गैस का ना इधर ट्रांसफर हो रहा है, इधर की गैस का ना इधर ट्रांसफर हो रहा है। ठीक है, जैसे ही मैं ये कॉर्क हटाऊंगा, जैसे ही मैं एक कॉर्क हटाऊंगा, क्या होगा? दोनों गैस के मॉलिक्यूल्स इधर उधर भसड़ कर लेंगे। क्या यहां पर कौन कौन से गैस के मॉलिक्यूल्स होंगे? गैस ए एंड बी के, और यहां पर भी क्या होंगे? गैस ए एंड बी के मॉलिक्यूल्स क्या हो जाएंगे? आपस में जुड़ जाएंगे। मतलब रैंडमनेस उन्होंने क्या कर दी? बढ़ा दी अपनी। वो ऑर्गेनाइज तरीके से थे यहां पे, और ऑर्गेनाइज से कहां चले गए? डिसऑर्गेनाइज। जैसे आप स्कूल में ध्यान हो, जब 9th 10th 11th 12th क्लास में गेम पीरियड में जाते थे तो टीचर बोल के जाता था, सेक्शन बी के साथ मत मिल जाना, जाके पता चला वहां कोई पिछड़ा तुम्हारा पुराना यार मिले, जाके उससे दोस्ती कर लो। नहीं, अपने सेक्शन वालों साथ खेलना। लेकिन अपने सेक्शन वालों के साथ खेलना थोड़ा ऑर्गेनाइज्ड है। जैसे हम पार्क में गए, हमें पुराने दोस्त मिल गए, हम तुरंत डिसऑर्गेनाइज्ड हो गए और अपने दोस्तों की तरफ भाग गए, है ना, तुरंत अपने दोस्तों की तरफ भाग गए। तो हम किसकी तरफ बढ़ गए? डिसऑर्गेनाइज्ड प्रोसेस की तरफ। तो डिसऑर्गेनाइज्ड की तरफ अगर कोई चीज बढ़ रही है, मतलब वो रैंडमनेस की तरफ बढ़ रही है। और जब भी कोई प्रोसेस रैंडमनेस की तरफ बढ़ता है, मतलब वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। अगर उसकी डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ रही है तो वो प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है। ठीक है, तो दूसरा हमारा जो पैरामीटर है कि प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है या नहीं, वो हमें कौन बताता है? एंट्रोपी। एंट्रोपी को रिप्रेजेंट किससे करते हैं? एस से। ठीक है, ये क्या बताती है हमें? डिग्री ऑफ रैंडमनेस। इसके अकॉर्डिंग अगर एस 0 से बड़ा है, एस 0 से बड़ा है, मतलब एस इज ग्रेटर देन 0, एस इज ग्रेटर देन 0, मतलब प्लस में आ रहा है, मतलब हमारी रैंडमनेस बढ़ रही है। और रैंडमनेस जब भी बढ़ेगी तो समझ जाना हमारा प्रोसेस क्या है? स्पॉन्टेनियस।
अगर हमारा S जो है वो 0 से छोटा है, मतलब डिग्री ऑफ रैंडमनेस घट रही है, इस केस में डिग्री ऑफ रैंडमनेस बढ़ रही है, और S अगर 0 से छोटा है तो यहां पर रैंडमनेस हमारी घट रही है। और रैंडमनेस अगर हमारी घट रही है, इसका मतलब ये प्रोसेस स्पॉन्टेनियस नहीं है। अच्छा, इसमें भी बसंती हम आगे नेक्स्ट लेक्चर में इसको पूरा अच्छे से डिफाइन करेंगे कि यहां भी एंट्रोपी पूरी तरीके से बताने में फेल हो गया था कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है कौन सा नहीं है। तब गिब्स फ्री एनर्जी एक्ट में आएगा और वो बताएगा कि चलो तुम्हारे बस की कुछ नहीं है, मैं बताता हूं कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस है और कौन सा नहीं है। ठीक है, तो आज हमने क्या देखा कि सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स में 2 मेन, सबसे पहले तो हमने फर्स्ट लॉ के, हमने जो थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ है उसके ड्रॉबैक्स को समझा, उसके बाद हमने स्पॉन्टेनियस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस समझे, और उसके बाद 2 वेरिएबल्स के बेस पे हमने समझने की कोशिश करी कि कौन सा प्रोसेस स्पॉन्टेनियस होगा और कौन सा नहीं। थोड़ा सा एंट्रोपी का जिक्र किया, नेक्स्ट लेक्चर में हम एंट्रोपी को अच्छे से समझेंगे और फिर उसके बाद गिब्स फ्री एनर्जी समझेंगे, तो हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, चलिए, थैंक यू।